Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes students, आप सबका पेपर कैसा गया है बता दो जल्दी। Yes, I hope कि बायो का पेपर काफी इजी था, तो सबका अच्छा ही गया होगा। बट एक चीज की बहुत जरूरत थी इस पेपर में कि तुम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। तो ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा एंड पेपर वाज क्वाइट इजी। सो नाउ अभी मैं आप सब लोगों के लिए पेपर एनालिसिस लेके आई हूँ ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एज वेल एज जोलॉजी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप देख सकते हो तो चैप्टर का नाम कहाँ से वो क्वेश्चन आया है, कौन से पेज नंबर पे है, एंड साथ साथ में एक एनसीईआरटी का पीडीएफ भी मैंने लाया है टू शेयर विथ यू ऑल एंड ऑल्सो मार्क्ड के उसमें कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चालू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101 एंड मैं आप सबको बता दूं कि ये T5 सेट है, ठीक है। तो शांति से बस अब ये देख लीजिए वीडियो एंड प्लस ये जो भी पीडीएफ, आप सबको पता ही है कि जो भी पीडीएफ से मैं पढ़ाती हूँ और जो भी एनसीईआरटी मार्किंग्स करती हूँ एग्जैक्टली तुम्हें सेम टू सेम पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिल जाता है इन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। So just relax, okay? So let's start discussing 101 question number. Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classic example of. ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स से है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। सो एंजाइम्स के टॉपिक में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का दिया हुआ है क्वेश्चन, जहां पे ये क्लियर कट मेंशन्ड है कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक dehydrogenase by malonate, which closely resembles the substrate succinate in structure, is called as competitive inhibition, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा competitive inhibition. Which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? तो Mendel's law of dominance में कौन से स्टेटमेंट आते हैं बेटा? ये एग्जैक्टली जो भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिए हैं एग्जैक्टली ये वैसे ही स्टेटमेंट्स तुम्हें यहाँ पे पूछे गए हैं। पेज नंबर 59 प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का, उसमें ये दिया गया है रेफरेंस। प्रिंसिपल्स चैप्टर में उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के वहां पे एग्जैक्टली वही वर्ड्स मेंशन किए जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन में है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. Factors occur in pairs. In dissimilar pair of factors, member of pair dominance and other is, one is dominant and other is recessive. So same here, out of one pair of factors, one is dominant and other is recessive. Okay, we can say this as yes. Alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation. There was no such statement. Factors occur in pairs in normal diploid plants. Okay, the discrete unit controlling a particular character is called as factors. The expression of only one of the parental characters is found in a monohybrid cross. So I think all of these are correct except B. So option is A, C, D and E only. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। लेसिथिन, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। लेसिथिन, अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू, इज एन एग्जांपल ऑफ। अगेन ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ गया दूसरा भी, तो यहाँ पे ये दिया गया है आप लोगों को कि लेसिथिन is nothing but an example of phospholipid. So it is exactly line by line NCERT given into you. These are phospholipid, they are found in cell membrane. Lecithin is one of the example. तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? phospholipids. मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो ये तुम्हारा जो पूरा क्वेश्चन है वो सेल चैप्टर से है, ठीक है। तो पहले इस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं कि जो हमें पता है, तो मुझे सपोज पता है कि सेंट्रियोल्स का जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्टविल जैसी है, तो B is 2. ओके, तो B is 2 जो ऑप्शन है वो 2 and 3 में है। ओके फाइन, तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा, लेट अस चेक C. C says ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, करेक्ट। सो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3. A is going to be nucleolus, site for active ribosomal RNA synthesis. Golgi apparatus is site of formation of glycolipids. ये भी बेटा एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइंस उठाया गया, एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइंस। कैन यू सी
गोल्गी एपैरेटस जो है इट इज अ साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फिर उसके बाद अगर तुम आगे जाके देखते हो वेर इज योर दिस ल्यूकोप्लास्ट, करेक्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है बेटा, इसका काम है टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो एग्जैक्ट तुम्हारा एनसीईआरटी वर्ड इज बीइंग हियर। देन व्हेन वी कम टू योर सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स पे आ जाओ, कार्टविल टाइप ऑफ कार्टविल टाइप ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज तुम न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस में एक लाइन मेंशन्ड है न्यूक्लियोलस, करेक्ट। It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Exact, even the options जो है वो properly NCERT से ही word by word दिए गए हैं। Let's move further. Which one of the following is an example of actinomorphic flower? ये morphology का question है which is on page number 62. So let us see. एक्टिनोमॉर्फिक में तुम्हें एग्जाम्पल दिया गया है मस्टर्ड, दतुरा एंड चिल्ली। लेट अस सी इस तीनों में से कोई ऑप्शन है क्या? यस, दतुरा इज द ऑप्शन। सो यहाँ पे दतुरा वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल? अगेन दिस इज NCERT लाइन क्वेश्चन। तो बेटा तुम लोगों ने अगर NCERT लाइन्स बहुत अच्छे से की होगी तो ये पेपर काफी इजी था। ओके, सो लाइन बाय लाइन NCERT में हमेशा बोलती हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखते हैं, ये ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। इट इज ऑन पेज नंबर 145, ठीक है। एंड इट इज अगेन गिवन लाइन बाय लाइन दैट इट रिक्वायर्स 3 molecules of ATP and 2 of NADPH is required for every, बेटा 1 पूछा है, देखते वही पूछा है क्या फॉर एवरी? yes, फॉर एवरी ही पूछा गया है। So that is why the answer would be 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchymal cells is an example of, again ये plant growth and development वाला जो chapter है उसमें से direct NCERT line उठा है। कहाँ पे है? Let us see. It is given here that differentiation जहाँ पे दिया है, ओके, उधर लिखा है कि example for formation of interfascicular cambium and cock cambium from a fully differentiated parenchymal cells is called as differentiation. So that is going to be your answer. Okay, so differentiation. Auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to the grass as auxin. What? ये भी NCERT लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं ऐसा। So you can see it over here. Auxins are widely used as herbicides to kill dicotyledonous weeds, does not affect mature monocotyledonous plants. तो बेटा है क्या ऑप्शन में सेम चीज, does not affect mature monocotyledonous plants. Understood? Very nice. Let's move to 109. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये T5 वाला सीरीज के आंसर्स है। आप लोग देख सकते हो आंसर्स, ठीक है, एंड आपके सीरीज के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हो। PDF आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विथ वो NCERT वाला भी PDF, ठीक है। Which of the following is required for the dark reaction of photosynthesis? तो यहाँ पे हम सबको लगता है कि ATP NADPH होगा, बट CO2 भी है। अगेन तुम्हें फोकस रखना है NCERT लाइन पे, ठीक है। सो कहाँ दिया है ये NCERT लाइन में? NCERT लाइन मेंशन करता है कि यहाँ पे से this is biosynthetic phase of photosynthesis. This process, biosynthetic means we are talking of dark reaction, does not directly depend on the presence of light, but it is dependent on the products of the light reaction, that is ATP and NADPH. We remember this, besides CO2 and H2O. So CO2 तो है ही ना बेटा, and then ATP and NADPH, and that is why, इसलिए मैं बोल रही थी अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो मिस्टेक नहीं होगी, and that is why our answer becomes C, D and E only. Let's move to the next 110 question of T5 series, ठीक है। The lactose present in the growth medium of the bacteria is transported to the cell by the action of, ये lac operon सब टॉपिक में से क्वेश्चन है, जो सब टॉपिक है चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विच इज देयर इन योर 12th स्टैंडर्ड। तो ये भी अगेन डायरेक्ट पिक्ड अप लाइंस है। In the absence of preferred carbon source such as glucose, if lactose is present in the growth
medium of the bacteria, it is transported into the cell through the action of permease. Is permease in the option? Yes. So by the action of permease. So here the answer would be permease. The cofactor of the enzyme carboxypeptidase, again a direct picked up lines from biomolecules. इसमें बायोमोलिक्यूल से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं एंड इवन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो पता चल जाएगा तुम्हें. सो बायोमोलिक्यूल्स पेज नंबर 118 clearly mentions that zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme which is called as carboxypeptidase. Identify the part of the seed from the given figure which is destined to form root. बेटा root कहाँ से form होता है? From the radical. ठीक है. So यहाँ पे मैंने सिर्फ तुम्हारे reference के लिए mention कर दिया है कि C is radical, your D is coleorhiza, A is coleoptile and B is plumule. That is what I have mentioned it here. And बेटा ये diagram भी तुम्हारा NCERT से उठाया गया है which is here. Okay. And exactly we are going to mark this as C na, तो ये radical is C, so radical develops into root which we already know. Okay, now let's move to further. Given below are two statements. ये cell division में से part, cell division का part है and ये भी direct picked up line. So let us see. Chromosome becomes gradually visible under light microscope during leptotene stage. Yes, this is line picked up from NCERT. See, यहाँ पे है सेल डिवीजन में ड्यूरिंग लेप्टोटीन, मतलब तुम्हारा जो मियोसिस 1 है, ठीक है, उस पोर्शन में है. द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो दिस इज ओके. तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया. द बिगनिंग ऑफ द डिप्लोटिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स which is also again the same thing. The beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of synaptonemal complex. So again this is also a correct statement. So our answer would be both statement 1 and 2 are true. तो ये हमारा आंसर रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है. ठीक है. The type of conservation in which the threatened species are taken out from the natural habitat. देखो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है. And placed in a special setting. तो हम उसको natural habitat से बेटा निकाल रहे हैं. ठीक है. तो मतलब हम बाहर लेके जा रहे हैं तो XC2 हो गया. Where they can be protected. But XC2 अगर तुम देखो तो ऑप्शन में नहीं है, in situ है. ठीक है. तो XC2 in situ क्या है बेटा? ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ही तो दो पार्ट्स है ना. एंड दैट इज व्हाई you should always mark over here the most appropriate answer यहाँ पे हो जाता है biodiversity conservation only and only. Understood? See this XC2 में लिखा हुआ है threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care. तो ये XC2 conservation है but option में नहीं है, so we should mark as biodiversity conservation. Okay, these are two statements are given. Parenchyma is living but collenchyma is dead, which is not a true statement. And gymnosperms lack xylem vessels. And angiosperms, yes, angiosperms की characteristic features होती हैं presence of xylem vessels. Okay, so statement 1 is false and statement 2 is true. This is the equation of Verhulst per logistic growth. If you remember logistic growth में हम लोगों ने K एक फैक्टर लिया था. ये ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन का क्वेश्चन है पेज नंबर 195 में 196. यहाँ पे K बेटा कैरिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है which is also given in your NCERT properly that K is nothing but carrying capacity. The equation of logistic growth is also given here on page number 195 of organism and population. Okay, let's move further. Yes, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. ये एग्जैक्टली अगर आता होगा नाम तो बराबर हो जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन था ये. माइक्रोब से अगेन ये डायरेक्टली पिक्ड अप है. ओके, दे हैव सेइंग दैट क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum इज अ बैक्टीरियम ऑफ ब्यूट्रिक एसिड. Saccharomyces cerevisiae इथेनॉल से कनेक्टेड है. स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकस. And you have the cyclosporin A which is used as an immunosuppressive agent in organ transplant. वो कौन प्रोड्यूस करता है? ट्राइकोडर्म, yes, polysporum. So now see, we can see this Trichodium polysporum is cyclosporin A, so C is going to be 4.
C4 बेटा एक ही ऑप्शन है A, सो बाकी सब मैच हो ही रहे हैं. A is 3, your B is 1, yes, ethanol, and streptococcus से बनता है streptokinase. Yes, everything is matching up. Which one of the following is not a criteria? ये exact, जब भी not वगैरह कुछ आता है तो उसको अंडरलाइन करो. अगेन ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से बेटा. Can you see this? Morphology of the mycelium, morphology of the mycelium, mode of spore formation, fruiting bodies. ये तीन चीजें हैं जो basis of classification बनाती हैं for the division of the kingdom into various classes. So you can see this, mode of spore formation है, fruiting body है, morphology है, तो mode of nutrition नहीं है. So fourth would be the correct answer because उन्होंने not पूछा है, not a criteria. The capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called as. This is again from biotechnology, 178 page number, which you can see it here. Same again picked up lines, from any cell X plant is called as what? Totipotency. Then coming to next is two statements are given. Again ये biotech, even biotech से बहुत मतलब बहुत ज़्यादा questions है, biodiversity से बहुत questions है, तो और वो भी NCERT line by line ही पूछा है. Bt toxins are insect group specific and coded by a gene Cry1AC. Is this right statement? Yes or no? Bt toxin proteins exist as inactive prototoxin. No, we want this statement. They are insect group specific. Okay. It is coded by a gene Cry1AC. So that's correct. Let's see the second statement. Bt toxin exists as an inactive prototoxin बराबर है. However, after ingestion by the insect, the inactive prototoxin gets converted into active form due to acidic pH. No, it has to be what? Alkaline pH. Again, that is the thing कि अगर exact word by word याद होगा तो it is very easy. If you want to see it here, you can see it here. Alkaline pH. It is given of the gut. Okay, so एक ही वर्ड, छोटा सा वर्ड का डिफरेंस है, अगर उसको मिस कर दोगे तो आंसर रॉन्ग चला जाएगा. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. द फ्लावर्स ऑफ Vallisneria are colorful and produce nectar. The flowers of water lily are not pollinated by water. Flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar. Vallisneria जो है बेटा वो water pollination का example है, तो colorful and produce nectar वाला part उसमें नहीं आएगा. The flowers of water lily are not pollinated by water. Not pollinated. Yes बेटा एक ऐसी line है NCERT में. If you see it very ये पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. ये देखो, some examples of water pollinated plants are, उसमें Vallisneria ऑप्शन है. फिर उन्होंने क्या लिखा है कि not all aquatic plants use water for pollination. उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वाटर लिली का, जहाँ पे फ्लावर अबव द लेवल इमर्ज कर लेते हैं. पॉलिनेशन कौन करता है? इंसेक्ट या फिर विंड. ओके, जस्ट लाइक इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स. In Vallisneria, the female flower reaches the surface of the water by long stalk, and male flowers or pollen grains are released onto the surface of the water. So वो water pollination हो जाता है. दूसरा, ये दो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. तो फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली वाला जो है वो not pollinated by water तो करेक्ट है. In most of water pollinated, the pollen grains are protected from wetting. बेटा ये exact pollen grains are protected from wetting. ठीक है, सो ये भी एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like, so that is also given here. Pollen grains in many such species, like which is submerged, remain submerged in water. So hydrophytes, seagrasses, female flowers, okay, and they are ribbon-like and they are carried passively. उन्होंने क्या किया, ये दोनों स्टेटमेंट को ऐसे सेपरेट कर दिया है. Ribbon-like is also correct and they passively, ये भी करेक्ट है, तो सिर्फ ए रॉन्ग है. तो बी सी डी ई इज द करेक्ट आंसर. ये भी अगेन 122 picked up lines. A transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions of DNA, and these are with respect to upstream and downstream end. Now let us see, it is also given exactly word by word. A transcription unit is primarily 3 regions in the DNA, which is a promoter, a structural and a terminator. अगर तुम्हें नहीं ये हो रहा है कि प्रमोटर, तो यहाँ पे एक और लाइन मेंशन है कि प्रमोटर हमेशा
5' एंड पे होता है विच इज नथिंग बट योर अपस्ट्रीम एंड, ठीक है। सो उन्होंने भी वही पूछा है ना बेटा, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ। So promoter, structural gene and terminator would be the right answer. Bulliform cells are responsible for, ये anatomy वाले part से है, page number 77. So this is also again given over here that they are responsible for making the leaves curl inwards to minimize water loss. In what plants? In monocotyledon leaf. Okay, so that is given over here, the same inward curling of the leaves in monocot. So this will be the right answer. आइडेंटिफाई द टाइप, बेटा ये भी एनसीईआरटी का कंप्लीट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जैक्टली इट हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी पार्ट, पेज नंबर 62 एनसीईआरटी। उधर दिया है बीएनसी इज पेरिगाइनस। देखो ये वाला जो डायग्राम है इसमें देखो क्लियरली लिखा है नीचे बीएनसी पेरिगाइनस, तो हमारा यही वाला डायग्राम आया ना बीएनसी, ठीक है। तो ये पेरिगाइनस हो गया। सो तुम्हारा आंसर दोनों ही पेरिगाइनस है। तो ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी करेक्ट, है ना। कितना सही है ना, पूरा एनसीईआरटी ही है बट तुम्हें पढ़ना उसको अच्छे से पड़ता है बस। What is the fate of a piece of DNA carrying the gene of interest which is transferred into an alien organism? तो उसमें भी सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। Do you know likely the fate of piece of DNA? So fate of piece of DNA is this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism. और यहाँ पे उन्होंने would be able to दे दिया है, if you see here would be able to दे दिया है। ओके, सो इसका मतलब वो क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट, ट्रू आ जाएगा सेम, may get integrated into the genome, may multiply and inherited. Alien piece of DNA is not an integrated part of chromosome. It shows ability to replicate. E can go right, but E के साथ जो ऑप्शन दिया है वो A and E दिया है या फिर D and E दिया है, इसकी वजह से हम B and C which is right now the most correct answer, उन्होंने करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। ओके, क्लियर, गुड। नाउ tropical regions show greatest diversity. Yes, okay, so they show greatest diversity, they show highest level of species richness. And why is this happening? क्योंकि वहां पे क्या है बेटा, तुम्हें पता है कि वो काफी कांस्टेंट रह रहा है, काफी अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, वहां पे सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट डाल दिया वहां पे कि ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर मोर सीजनल। एंड जब तुम यहाँ पे देखो ये ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर मोर सीजनल करके लिख दिया है, बट एक्चुअली अगर तुम देखोगे एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है कि दे आर लेस सीजनल, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। दैट इज व्हाट, रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स है वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी है। सो दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट 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 एंड राइट। सो A, C, D, E. So our option becomes A, C, D and E. I hope you're understanding. Let's move further. 127, a pink flower snapdragon was crossed with a red flower snapdragon. So pink flower matlab it has to be what, RR, and a red flower they have clearly mentioned, so it has to be a capital R capital R. तो ये एक reference आप लोग use कर सकते हो बेटा कि अगर मैं स्नैपड्रैगन की बात करूं तो पिंक जो है उसका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर, रेड जो है उसका जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों का क्रॉस करूं, ठीक है, तो मुझे ये सारी प्रोजेनी मिलेगी, तो रेड भी मिलेगी और पिंक भी मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। ओनली पिंक फ्लावर, रॉन्ग। रेड पिंक एज वेल एज व्हाइट फ्लावर, ओनली रेड, नो। सो रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर, दैट वुड बी योर राइट आंसर। ओके, these are regarded as major causes of biodiversity loss. Again, this is the same picked up line of biodiversity. Habitat loss and fragmentation is considered. इसको हम evil quartet करके भी बोलते थे। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। लेट अस सी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन yes, को एक्सटिंक्शन yes, habitat loss yes. So it is going to be A, B and D only. Correct? Let's move to next now. Match the list 1 with the list 2. ये भी तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं तुम्हें, जैसे कि राइजोपस हो गया, द ब्रेड मोल्ड,
and then you had this other examples also given in the fungi itself. So the reference for this is page number 17 and 18. So Rhizopus is bread mold, and so A is going to be 3. A 3 example 2 है. Then you have, और मुझे क्या पता है, मुझे agaricus पता है. So agaricus is for mushroom. So D is 1. So A 3 वाले दो options. So my option would go is 3. Okay, next. In a plant, black seed color capital B small b and capital B is dominant over white seed color, which is small b small b. In order to find out the genotype of the black seed plant, ठीक है, so इसका genotype तुम्हें find out करना है, तो obviously तुम क्या करोगे, टेस्ट क्रॉस करोगे. टेस्ट क्रॉस करोगे तो तुम किसके साथ उसको क्रॉस करने वाले हो, रिसेसिव पैरेंट के साथ. इसके लिए स्मॉल b, so which is also given over here. In a typical organism, you can determine by, you know, doing a test cross instead of doing a selfing. Tomata का exact diagram is given, okay, and you can see वो लोग ने guard cells के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. Outer wall of guard cells are thin and inner wall of guard cells are thickened. So exactly ये C वाला जो portion है वही है guard cells. Okay, so our answer is going to be C. बेटा रेफरेंसेस और पेज नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं, आप लोग शांति से वापस चाहिए तो क्रॉस चेक कर लेना. ठीक है. लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज्ड बाय IUCN. करेक्ट. अगेन इट इज गोइंग टू बी योर एग्जैक्ट, इट इज द NCERT लाइन जहां पे उन्होंने बोला है कि IUCN जो है उन्होंने ये लिस्ट निकाला है. ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. मैच द लिस्ट. बेटा ये प्रिंसिपल्स है, बट इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स है इसमें. सो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं. जैसे कि सपोज अगर मैं बी वाला ऑप्शन देखूं, सो क्रॉस ऑफ प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट. तो रिसेसिव पैरेंट के साथ होगा तो हमेशा क्या होगा बेटा, टेस्ट क्रॉस. फिर उसके बाद लेट अस गो फॉर अनदर थिंग, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स. एनी ऑफ द पेरेंट्स वुड बी व्हाट, बैक क्रॉस. देखते हैं इसमें से हमारा आंसर आ रहा है क्या, B4 ही एक में ही दिया है. चलो तो हमारा तो आंसर फिक्स हो गया. C जो है वो 1 है, यस पता है. तो उसके लिए फिर A जो होगा 2 और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अलीन. एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेट्स जो होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्लॉइडी. तो ये टर्म्स है कौन से चैप्टर में से, प्रिंसिपल्स के चैप्टर में से. ये टर्मिनोलॉजीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए. ठीक है. Hint to always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence, and it consists of direct question. Okay, direct question. So again, it is going to cut from where? It is going to cut recognizing a specific sequence of how many base pairs. कितना दिया है, 6. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 base pairs. Spindle fibers attached to kinetochores on chromosomes during metaphase. So if you see here, they have given here small dish-shaped structures at the surface of the centromeres are called as kinetochores, and जिसके उधर spindle fibers are attached. Okay, and this is happening where, in the metaphase. Yes, ये direct scientist के नाम है, मैंने पेज नंबर मेंशन कर दी है. इसका तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा, क्योंकि तुम्हें एक चीज तो याद होनी ही चाहिए कि जो पॉल एरलिच है उसने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था. ये बहुत इजी था. फिर सो C इज गोइंग टू बी 4. C4 वाला ऑप्शन ही यहाँ पे बेटा 1 है, तो ये काफी इजी हो जाता है फिर, है ना. नेक्स्ट अगेन सेम थिंग, NCERT के जो साइंटिस्ट हैं मैंने पेज नंबर मेंशन किए हैं, इवन मैंने चैप्टर का नाम मेंशन किया है, तो आप लोग सेम वो PDF से गो थ्रू कर लेना अगर आपको चाहिए तो. ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, फिर इफ यू रिमेंबर, अच्छा ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, तो A3 वाले 2 ऑप्शन हैं, तो हम B को देखते हैं. जैकब एंड जैक्विन, हाँ इन लोगों ने लैक ऑपेरॉन दिया था. यस, so B is going to be 4. Hargobind he give genetic code, correct. And Messerson et al, तो ये तो बहुत फेमस है एक्सपेरिमेंट है. D is 2, तो आप D भी चेक कर सकते हो 3 और 4 में, तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा. ठीक है, पेपर अच्छा था. ओके, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. अगेन एग्जैक्ट NCERT एग्जाम्पल्स भी उन्होंने सारे वहीं से ले लिए हैं. सो मॉर्फो में पेज नंबर 64, ये सारे साइंटिस्ट के नाम जो मैंने अभी तुम्हें बताई है उसके रेफरेंसेस है. एंड सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये सारे वो है. अभी हम आ जाते हैं मॉर्फो पे.
तो मॉर्फो में ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें सारे दिए हुए हैं। एपीफाइलस में लिली दिया हुआ है, मोनोडेल्फिस में चाइना रोज, डाइडेल्फिस में पी एंड पॉलीएडेल्फिस में सिट्रस। सो इफ यू सी इट इज द सेम। ओके, पॉलीएडेल्फिस में क्या आ जाएगा बेटा? सिट्रस आ जाएगा। देन सो सी इज 1, C1 का ऑप्शन ही तुम्हारे पास अगेन सिर्फ एक ही है। काफी इजी है ना, मतलब देखो ना, मैच द कॉलम में भी जो ऑप्शंस जिनमें कंफ्यूज भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, जो डायरेक्ट आंसर है डायरेक्टली दे दिया है, बस तुमने अच्छा से पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बायोमोलिक्यूल्स का वो चार्ट आ गया है, ठीक है, जो मैं बार बार बोल रही थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो ये बायोमोलिक्यूल्स के ये देखो, ये दिख रहा है 9.5, इसी में से सारा आ चुका है, ठीक है। अगेन ये वही फिलिंग द ब्लैंक्स है। GLUT4 क्या करेगा? A4B1C2. So your trypsin is what? An enzyme. Insulin is an hormone. Collagen is an intercellular ground substance. And GLUT4 is what? Yes, it is going to enable glucose. Yes, glucose transporter. Then let's come to next is 141. Citric acid, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट। बेटा ये भी पूरा मतलब देखा जाए ना तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन्ड है, बट उन्होंने यहाँ पे ऐसे फर्स्ट एक पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ में उन्होंने ये सारी चीजें मेंशन करी है कि कौन सी चीज कहाँ हो रही है। साइटोसोल में, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है। और एक छोटी सी लाइन उन्होंने अलग से दे दी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, जहां पे it is present in where? In the inner mitochondrial membrane. So if you see here, your glycolysis cycle is taking place where? In the cytoplasm. Citric acid is taking place where? In the mitochondrial matrix. So A is going to be 2. Again, A की option है. B is going to be 1. Electron transport is going to be where? Yes, in the inner mitochondrial membrane, जो मैंने आपको दिखा है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है, ओके। एंड वो एक इसके बाद एक डायग्राम तुम्हें दिया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उस डायग्राम में आप देखोगे तो उस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि इट इज देयर इन द इंटरमेम्ब्रेनियर स्पेस, ओके। नाउ लेट्स कम टू next question. Identify the step in tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate. बेटा इसमें शायद तुम थोड़े कंफ्यूज हुए रहोगे, बट अगर तुम देखोगे तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेप्स है उसमें तो NAD नहीं तो FAD, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू FADH2 या फिर NADH2, ठीक है, NADPH। सो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक में अगर वो जा रहा है तो वो सिर्फ कोएंजाइम ए रिलीज कर रहा है, यहाँ पे कोई भी प्रकार का क्या नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट नहीं हो रहा है। so that is why the most appropriate answer goes this, but क्योंकि वो टेक्स्ट बुक के चार्ट में नहीं दिया है तो शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, बट बेटा ये बहुत ही सिंपल है। अगेन मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ओके। Spraying sugarcane crop with each of the following plant growth regulators increases the length of the stem, thus the increasing the yield. बेटा ये भी exact again NCERT से है। If you see, sugarcane stores carbohydrate. Spraying sugarcane crop with gibberellins increases the length of the stem, increasing the yield by as much as 20 tons per acre. So obviously the answer has to be what? Gibberellin. DNA present in the chloroplast is, again NCERT lines is again picked up here. So DNA present in the chloroplast is small double-stranded circular DNA molecule. So your option would be circular double-stranded. Statement 1, in C3 plants some oxygen binds to rubisco and hence, yes, that's true. In C4 plants mesophyll cells show very less, yes, this is also true, and does not show much of photorespiration. Some of the following, which of the following are fused in somatic hybridization in two varieties of plants? Yes, it's very easy. Protoplast, hybrid protoplast, which can be further grown to form new plant. These hybrids are called as somatic hybrids. Okay. So isolated protoplast from two different varieties can be fused to get the hybrid protoplast. यस, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया है प्लांट किंगडम में से, ठीक है। तो इसका ना जो तुम्हारा चार्ट था प्लांट किंगडम का, जो तुम्हारा चार्ट है प्लांट किंगडम का,
उसमें ये जो सारा जो चार्ट में दिया गया है डिवीजन ऑफ एल्गे में, ये सारा उसमें तुम्हें मिल जाएगा। और बाकी एक जो है कि उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड योर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल कम एज A, C, D and E बिकॉज तुम्हारा जो करेक्ट है, करेक्ट, asexual reproduction occurs usually by biflagellate zoospores. Okay, sexual reproduction only by oogamous? No, that's not right. So B पूरा wrong ही है। और यहाँ पे पता है सबसे मजेदार बात क्या है, तीनों ऑप्शन में B दिया है एंड ए वन फर्स्ट ऑप्शन में B नहीं दिया है। सो B 100% रॉन्ग है। तो अगर ये पता होगा तो वापस से ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सो अच्छे से बस एनसीईआरटी लाइन से याद होगी ना तो काफी सारी चीजें इजी हो जाती है। Okay, let's move to next. Okay, now see. Identify the correct description about the given figure. Now this is also exact pickup. ये देखो यहाँ पे NPP वाला है तो एक बार रेफर कर लेना। This is again this portion. A wind pollinated plant showing compact inflorescence and well exposed stem. ठीक है, same चीज। Wind pollinated plant inflorescence showing exposed stamens. Okay. Not stems, stamens. Match the list 1 with list 2. Again, the same thing is given in your morphology, exact word by word. So if you look here, let's look to the question. They have given you something called as perigynous flower, and perigynous flower का यहाँ पे example है, yes, rose, ठीक है? So you can see here, rose is the example. So A is 2. A is 2 के दो ऑप्शंस है। लेट्स चेक द B। और शायद तुम्हें ड्रूप याद होगा, ठीक है? तो ड्रूप किसको बोलेंगे? यस, योर मैंगो इज अ ड्रूप। सो D3। आई थिंक दिस गोज वेरी करेक्ट आंसर, थर्ड वन। ओके, सबके मैंने पेज नंबर्स लिख दिए यहाँ पे, कौन से पेज नंबर पे आपको उसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे एंड वो सेम मैंने यहाँ पे PDF में भी कर दिया है, सो यू कैन चेक इट। एनिमल किंगडम, लेट्स कम टू जूलॉजी। बॉटनी खत्म हो चुका है, लेट्स कम टू जूलॉजी पार्ट। एंड योर जूलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन एनिमल किंगडम से है। यस, प्लूरोब्रेकिया किसका एग्जाम्पल है बेटा? यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। यस, रेड्यूला किसका एग्जाम्पल है? और रेड्यूला एग्जाम्पल से ज्यादा वो किसका फीचर है? मोलस्का का, स्टोमोकॉर्ड हेमिकॉर्डेटा का। एंड एयर ब्लैडर किसका फीचर है? ऑस्टिकथीस का। तो हर एक पेज नंबर मैंने लिख दिया है एंड अकॉर्डिंगली आप उसको रेफर कर लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से वापस एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आ गए बेटा। नॉन मेडिकेटेड में तुम्हें पता है लिपिज लूप आ जाएगा, फिर कॉपर रिलीजिंग में आ जाएगा मल्टी लोड। चलो ये दो से ट्राई करते हैं। A is 3, B is 1, अरे नहीं इस थोड़ा, हाँ C, चलो C चेक करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग IUD is LNG एंड इम्प्लांट्स में आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन। सो D is going to be 2. So I think our option should be 2. Okay. यहाँ पे तुम अगर देखो तो जूलॉजी में ज्यादा एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दे दिए हैं। मतलब ये T5 सीरीज में एग्जाम्पल्स पे भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ गए। तुम किसी सीरीज में बाद में आए होंगे, तो एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो चीजें या तुम्हें याद होगी या तुम्हें याद नहीं होगी। बट मैच द फॉलोइंग वगैरह है तो एक या दो याद हो जाएगा तो तुम आंसर्स अप्रोच कर सकते हो। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्वियसली एम्फिजिमा के लिए यूज होता है। क्राइवन AB ये डायरेक्ट है, कॉर्न बोरर। क्राइवन AC कॉटन बोलवर्म, ये मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, ये डायरेक्टली पिक्ड है क्राइवन वाला। एनिमल किंगडम का मार्किंग्स है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ सी यहाँ पे बेटा। क्राइवन AC, Cry2 AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म्स। ओके, ये दोनों कॉटन बॉलवर्म्स। और Cry1 जो है वो क्या कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही दिया गया है। Cry1 इज कॉर्न बोरर। एंजाइम जो है वो क्या है? ADA डेफिशिएंसी। ठीक है, सो योर आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी A3, B is 4, C is 1 and D is 2. So 1 is the correct answer. Again, वापस से मैच द फॉलोइंग, अगेन बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल। ह्यूमन हेल्थ में अगर तुम देखोगे तो हर एक ऐसे डिजीज पे दो क्वेश्चंस आ गए बेटा। तो हर एक डिजीज के वहां पे जैसे कि टाइफॉइड से स्टार्ट होता है तो फिर विडाल टेस्ट टाइफॉइड, फिर यहाँ पे कॉमन कोल्ड देखोगे तो राइनोवायरस, फिर मलेरिया में तुम्हें दिखेगा हीमोजोइन,
है ना। फिर उसके बाद तो ये सारा जो डिजीजेस वाला जो पैराग्राफ है उसमें से काफी सारी चीजें आई है। तो हिमोजोइन मलेरिया, मलेरिया इज बाय प्लाज्मोडियम। फिर अगर तुम कॉमन कोल्ड देखोगे तो राइनो वायरस। फिर विडाल टेस्ट किसके लिए था? टाइफॉइड के लिए। एलर्जी, डस्ट वगैरह से एलर्जी हो सकती है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप लोगों को जाके सिर्फ वो स्टार्टिंग वाले लाइंस पढ़ लेने। ड्रग से क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ड्रग्स तुम्हें कहां से डिराइव होता है। तो अगर हेरोइन, इफ यू रिमेंबर, इट इज डायएसिटाइल मॉर्फिन, एंड मॉर्फिन जो है वो एक्चुअली मेडिकल यूज के लिए है, विच इज इफेक्टिव सीडेशन ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है, तो हेरोइन अगर मॉर्फिन है, मॉर्फिन पॉपी प्लांट से मिलता है, एंड दैट इज नथिंग बट फ्रॉम पेपेवर सोमनिफेरम। तो हेरोइन का आंसर रहेगा पेपेवर सोमनिफेरम। देन तुम्हारा मॉर्फिन का आंसर रहेगा इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी। Cocaine is obtained from Erythroxylum coca and marijuana is obtained from Cannabis sativa. This all is given over here. Cannabinoids मैंने यहाँ पे नीट 24 ऐसे लिख दिया है। So आप लोगों को बहुत easy हो जाएगा। Coca alkaloid is been obtained from cocaine, which is obtained from Erythroxylum. So it is going to be very easy. So most appropriate answer यहाँ पे हो जाएगा B, which is A3, B4, C1। बेटा B4 हम सबको पता ही रहेगा, तो B4 पे से वापस देखो यहाँ पे आंसर है। अगेन मैच द फॉलोइंग, डायकाइनेसिस, पैचेटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन। बेटा ये जो लेप्टोटिन वाला जो मैंने सेल डिवीजन वाला पैराग्राफ दिया था उसी में से ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा, देखो जैसे पैचेटिन में दिया है रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स ना, तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो पैचेटिन में मार्क्ड है रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स, तो ये करेक्ट है ना। So patchotin recombinant nodules. Okay, so recombination nodules B is 4, B4. Wow, B4 wala again there is only one option, that's A2, B4, C1 and D3. Which one is the correct? Sorry, 157. The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. That's true. The hymen is torn during the first coitus. See, first coitus, yes, but only nahi. It can be broken due to various reasons. Again, that is also given here. Presence of hymen is not an indicator of virginity or sexual experience. So this paragraph is talking about the same statements. Statement 1 is true, but statement 2 is false. बेटा इसमें से क्या है? करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म आरएनए, है ना। अगर आरएनए बनाएगा तो ए के ऑपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री में टी नहीं आएगा, यू आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर तुम शांति से देख लेना तो ये तुम्हारा सब, देखो उन्होंने ये कंफ्यूजन तो नहीं रखी है। सो ये 3 से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे सब 5 से हो रहा है, तो वो भी उन्होंने इजी कर दिया है तुम्हारे लिए। जस्ट तुम्हें ध्यान से उसको मार्क करना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। वाओ, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में से क्वेश्चन है, एंड दे हैव गिवन ऑल द कैपेसिटीज व्हिच इज देयर ऑन पेज नंबर 185 186 पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन तुम्हारा कैपेसिटीज में से है। ओके, सो ऑल द कैपेसिटीज दे हैव आस्क्ड एंड आवर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर गोज इज A2, B4, C1 एंड D3। ओके, Which of the following is autoimmune? बेटा ये तुम्हें याद रखना था। Autoimmune यहाँ पे rheumatoid arthritis is given in NCERT, but myasthenia gravis is also given. Okay, and systemic lupus erythematosus is one more autoimmune disorder. So your answer would be A, B, and E only. Consider the following statements. Annelids are true coelomate. बेटा ये तो पूरा ना तुम्हें इस चार्ट में से पूरा पूछ लिया, कंप्लीटली इस पूरे चार्ट में से पूछ लिया कि कौन से इसमें सीलोम है, कौन से इसमें नहीं है, कौन सा एसीलोमेट है। कंफ्यूज नहीं होना था इसमें, फटाफट तुम मार्क कर सकते हो, इसमें सिर्फ ए करेक्ट है बस। ओके, 162. In the nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes. ये देखो यहाँ पे ना ये छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे दे दिए है, तो इधर तुम कंफ्यूज हो सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर लिखा है, और इधर इम्परमिएबल टू वाटर लिखा है, तो ये तो फॉल्स हो गया। दूसरा इन्होंने मेंशन किया है पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
और यहाँ पे लिखा है कॉलमनार, बाकी सारे वर्ड सेम है बट क्यूबॉइडल को कॉलमनार कर दिया, तो बेटा ये अगर तुमने मिस कर लिया तो गए। बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। ओके, अगेन वन मोर, मतलब बहुत सारे मैच द फॉलोइंग पूछ लिए थे। चीजें अगर तुम्हें फटाफट याद रहेगी तो तुमने फटाफट सॉल्व कर लिया होगा। ये फिर से एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, पेज नंबर्स मैंने मेंशन किए हैं एंड आंसर तुम्हारा रहेगा डी और 4, बिकॉज पेट्रोफाइलम इज नथिंग बट योर एंजल फिश, मिक्सिन इज योर हैग फिश, प्रिस्टिस इज सॉ फिश एंड एक्सोकाइटस इज फ्लाइंग फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड? बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम क्लासिफिकेशन, उन्होंने दिया हुआ है स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं एंड उसमें आ जाते हैं कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडाइल, प्रोजेस्टेरॉन, और ग्लूकागॉन जो तुम्हारे ऑप्शन में है वो स्टेरॉइड में नहीं आता, प्रोटीन हार्मोन में आ जाता है। सो ग्लूकागॉन विल बी द आंसर बिकॉज नॉट पूछा है। यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन नॉट, इनकरेक्ट है ना। मैच द लिस्ट, ये तुम्हें एंजाइम्स दिए हैं और कौन से बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। तुम्हारे लिए सबसे इजी याद रखना कौन सा है, प्रोटीन वाले बॉन्ड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। चलो वो देखते हैं, प्रोटीज क्या ब्रेक करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ये इजी है। एंड अमाइलेज क्या ब्रेक कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो सी इज 1 एंड डी इज 3, ऐसा कोई ऑप्शन है? C1 D3, एक ही ऑप्शन है अगेन, which is 1. So again that would be your right answer. So देखो उन्होंने मैच द फॉलोइंग दिया है बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। सो जो तुम बहुत ज्यादा श्योर रहोगे ना उस आंसर को अगर तुम देख लोगे तो तुम्हारा आंसर अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा, उस तरीके से उन्होंने रखा है। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट, मैच द लिस्ट ऑफ 1 with list 2. Okay, so Down syndrome is what, trisomy 21, तो इट इज 21st क्रोमोसोम में है। अल्फा थैलेसीमिया 16th में है, बीटा 11। कभी कभार इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो बट आई थिंक इसमें क्या है, डाउन सिंड्रोम इज 21st विच इज वेरी इजी एंड ए इज 3 एंड अगेन यू सी हियर दैट इज योर ऑप्शन। ओके, डी इज 2, एक बार चेक कर लो, यस ये एक्स क्रोमोसोम से रहता है, क्लाइनफेल्टर्स, इट्स रिलेटेड टू दैट। सो यू कैन सी, एंड ये जो है ना बेटा अल्फा थैलेसीमिया 16 बीटा 11 ये एनसीईआरटी में दिया है। ओके, सो उन्होंने वहीं से पूछा है तुम्हें, एनसीईआरटी से। किसी किसी लग रहा था वो एनसीईआरटी से नहीं था, वो एनसीईआरटी से ही था। TI plasmid of Agrobacterium tumeficans stands for, again direct question, TI plasmid, it is standing for tumor inducing. So TI is standing for nothing but tumor inducing, which is given as the option. Okay. Given below are two statements. One is labeled as assertion. Breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by the doctors. True. Why? Because colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance. Okay, so I think both are correct and reason is the correct explanation. Yes. Wow, what a question. Nice question. Which of the following is not a component of fallopian tube? Direct diagram, infundibulum, ampulla, isthmus तो है, uterine fundus नहीं है। अगेन किस पे ध्यान देना है, नॉट पे। मैंने ये भी रेफरेंस आपको दे दिया है फॉर द डायग्राम। isthmus, ampulla and infundibulum are part of fallopian tube. In both sexes of cockroach, a pair of joint filamentous structures called as anal cerci are present. बेटा कॉकरोच जो है वो ओल्ड टेक्स्ट बुक में है बट कॉकरोच सिलेबस में था, ठीक है। तो ओल्ड टेक्स्ट बुक में अगर मैं रेफर करूं तो मैंने ओल्ड टेक्स्ट बुक का भी स्कैन यहाँ पे तुम्हें दे दिया। इन बोथ द सेक्सेस द 10 सेगमेंट बेयर्स समथिंग कॉल्ड एज एनल सर्कल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट इसका आंसर है। हार्डी वेनबर्ग जो है नॉट पूछा है, नॉट अफेक्ट। ओके, मतलब जो 5 फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के इवोल्यूशन में वो तो अफेक्ट कर रहे थे ना बेटा, नोन टू अफेक्ट। तो इसके अलावा जो भी है वो नहीं अफेक्ट करेगा। और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बना था ही कौन से बेसिस पे कि सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो कांस्टेंट अगर सब कुछ रहा तो वो अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी सारा अफेक्ट कर लेगा, ठीक है। Let's move to the next question now. So, अगर मैं 172 देखूं तो कौन सा है जो मैं श्योर हूं, तो डी जो है सेरिबेलम, मुझे पता है कि वो बैलेंस देता है, तो डी हैज टू बी 1। डी 1 वाला ऑप्शन एक ही है, ठीक है। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। सी मेडुला इज 2, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, यस।
हाइपोथैलेमस क्या करेगा? B is for न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इज प्रेजेंट ना इन हाइपोथैलेमस, एंड पॉन्स में क्या आ जाएगा? कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ये भी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट अगेन line by line दिया हुआ है in this region. Okay, so if you see pons, medulla, pons interconnect different regions. Cerebellum is for balance, medulla is for respiration and cardio. Okay, it is exactly given that way. So our answer would be 4. The flippers of the penguin and dolphins are examples of convergent evolution. Again, beta, this is picked up lines. यहाँ पे देखो, flippers of penguins and dolphins are the example of convergent evolution. Okay. Let's move further. A conducting system of the heart का question है next. Following are the stages of the pathway of conduction of action potential through. सबसे पहले कहाँ जाएगा? SA node में, SA node से AV node में. So SA node से फिर AV node में. Okay, AV node से AV bundle. तो E के बाद C, C के बाद A, यही वाला आंसर आ जाएगा. E C A वाला तो यही ऑप्शन है. फिर bundle branches और branches से फिर Purkinje fibers. द फॉलोइंग डायग्राम शोज रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन, हाँ ये क्वेश्चन अगर तुम्हें आ गया तो अच्छी बात होगी. एक ओरी है, एक आरओपी है. सो बट यहाँ पे ना तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं करना था, तुम्हें आइडेंटिफाई करके उसके फंक्शंस बताने थे, और एनसीईआरटी में वो फंक्शंस मेंशन्ड है. तो इफ यू सी ओरी, एक जगह पे उन्होंने ओरी पे एक्स डाला हुआ है एंड आरओपी पे वाई. आरओपी का जो फंक्शन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड ओरी का फंक्शन तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है. सो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी योर 4. ओके. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. FSH acts upon ovarian follicles in female. That's true, but it does not act on Leydig cells. It acts on the Sertoli cells. Okay. Growing ovarian follicle secretes estrogen. That's true, while interstitial cells secrete androgens. That is also true. Leydig cells, which is interstitial cells, which is going to secrete estrogen. So A is false. B is, statement your R is true. Okay. इट्स इन केमिकल कोऑर्डिनेशन पेज नंबर 241. बेटा वो अच्छे से देखना, बिकॉज उस पे ना एक और क्वेश्चन आया हुआ है. यहाँ पे दिया है ये दिस पोर्शन. ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट. बहुत मैच द फॉलोइंग्स है, बहुत. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है. ये इनकरेक्ट पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है. सो लेट अस सी. बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी टेल्स यू दैट बायोरिएक्टर्स जो है ये लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए तो बनाया था उसको, तो वही तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. बाकी सारे तुम एनसीईआरटी से मैच कर लोगे. इट इज ट्रू. अगेन बेटा वही सेम सेल वाला जो पार्ट था, सेम वही वाला सेक्शन में से क्वेश्चन आया है, सेल में से. एक्सोनिमा चलो जाने दो. एक्सोनिम अगर कार्टविल पैटर्न सेंट्रियोल है, सो B is 1. Again B1 you have only one example. Crista is in mitochondria, so C is going to be 4. Again you have only one option, 2. कार्टविल अभी जस्ट देखा ना इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, सो दैट कैन बी योर आंसर. करेक्ट. तो मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग देख के ऐसे पैनिक नहीं होना है. यू जब भी आप एग्जाम देते हो, लाइक अभी जो 12th में है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप जब भी एग्जाम देते हो तभी एकदम से डरना नहीं है. अगर पेपर मैच द फॉलोइंग है तो उन्होंने ऑप्शंस भी तो तुम्हारे सामने काफी डायरेक्ट रख दिए हैं. ओके. जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन में से एक क्वेश्चन है जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में से है, विच इज अगेन हियर. You can see this particular paragraph is saying you fibrous joints in skull, cartilaginous joints, adjacent vertebra, synovial joints में ball and socket joint between humerus and hinge joint knee. और यही चार तुम्हें वहां पे पूछे हैं. Fibrous joint is going to be in the skull, then your cartilaginous joint, adjacent vertebra, then your hinge joint is going to be the knee, and the ball and socket joint is going to be in the humerus, that is pectoral girdle rotational movement. That's your ball and socket. So A is 3. Again A3 is one option only. Just cross verify. B is 1, C is 4 and D is 2. Very good. चलो. Given below are some stages of human evolution. ये अगर सीक्वेंस बेटा अच्छे से याद होगी तो ही तुम कर पाओगे, ठीक है.
So if you see here, the sequences being given here, पहले Homo habilis, फिर Homo erectus, फिर उसके बाद Neanderthal, and उसके बाद Homo sapiens. Okay, so पहले Homo habilis, ठीक है, A, Homo erectus, D, C, B. So 2 is the answer, A, D, C, B. टाइप्स ऑफ मसल वेरी इजी क्वेश्चन. जो सिलेंड्रिकल दिख रहा है वो स्केलेटल होगा. सो ए स्केलेटल, ए स्केलेटल, ए स्केलेटल, ए स्केलेटल वाले दो ऑप्शंस हैं. और सी इज कार्डियक. सो ए स्केलेटल, सी कार्डियक, ऐसा तो एक ही ऑप्शन है again. So just cross verify. A skeletal triceps, yes, it's voluntary. Smooth stomach, and C is cardiac. Okay, so that is your correct answer. अगेन रिपीटिंग T5 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं. सीक्वेंस T5 का है, पर बाकी सब लोग भी अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं. फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन. एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी. पहले कौन सा फेज आता है स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन में? G1, फिर सिंथेसिस, फिर G2, एंड फिर कैरियोकाइनेसिस, एंड देन साइटोकाइनेसिस. लेट अस सी. G1 E is first, then synthesis, na? So C, EC, then gap 2, A, then karyokinesis, and then cytokinesis. So E, C, A, D, B is a answer. Which of the following is not a natural method? So not a natural method में डायरेक्टली जो हाईलाइटेड बोल्ड वाले सारे देखो ना, कितने सारे तो बोल्ड में से ही पूछ लिए, तो इसको भी अच्छे से करो, है ना. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉवल कोइटस इंटरप्टस और एंड लैक्टेशन, ये सारे तो नेचुरल मेथड्स है. तो वो तीन ऑप्शन के अलावा तुम्हारे जो ये वॉल्ट्स वगैरह है, ये कौन से हैं? पैरियर मेथड्स में आ जाता है. सो वॉल्ट इज नॉट अ नेचुरल मेथड. बाकी तीनों देखो सेम टू सेम, जो बोल्ड में दिया है वैसे का वैसा लिख दिया है वहां पे, है ना. बेटा ये सेम जो ह्यूमन हेल्थ का जो पीडीएफ था पेज, वही पेज नंबर है, बस वहीं से तुम्हें दूसरे और क्वेश्चंस पूछ लिए हैं. फिलारियासिस इज बाय योर निमेटोड राउंड वॉर्म. सो डी इज गोइंग टू बी 2. D2 के दो ऑप्शंस हैं. A is typhoid. Typhoid is caused by bacteria. So A4. So it's going to be your option 4. A4, B3. Okay, C1 because ringworm is caused by a fungus. ये याद रहना चाहिए अच्छे से. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एल्वियोलाई की तरफ जाना है. सो फेवरेबल होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. फेवरेबल कब होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा? जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा. और ऑक्सीजन लेवल कब बढ़ेगा? जब जब वो एल्वियोलाई के पास होगा, और उस टाइम पे H+ जो है वो कम हो जाएगा. वैसे भी ये डायरेक्ट लाइन है. लेसर H एंड हाई PO2 आर ऑल फॉर्मिंग व्हाट? बाइंडिंग ऑफ O2 with hemoglobin. So they are favorable in formation of oxy. Okay. Statement given below are two statements. Bone marrow is a main lymphoid. Beta ये भी exact main lymphoid, that's true, and both bone marrow ये भी true है. So statement 1 and 2 are correct. Bone marrow is main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. ये देखो, bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes is produced. Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of the T cells. Provide microenvironments for the development and maturation of the T lymphocytes. So I think that's correct. So both are correct. Yes, again body fluids and circulation के ECG में से फिर से direct question. P wave is depolarization of atria. QRS is what? Depolarization of ventricle. T wave is what? Ventricles coming back to normal. So that's the same thing. T wave is repolarization of ventricle. P wave is your depolarization of atria. So A is going to be 3. Again, you have A3 as only one option. So match the following, but it is very, very easy if you know the NCR. The cerebral hemispheres are connected by nerve tract known as corpus callosum. 236 page number of neural control. Hemispheres are connected by a tract of nerve fibers called as corpus callosum. That's true. The brain stem consists of the medulla oblongata, pons and cerebrum. Brain stem consists of what? It's given here, no?
midbrain, pons, and medulla oblongata. So your statement 2 is actually false. So statement 1 is correct, but statement 2 is like purely incorrect. Cerebrum word ध्यान में आना चाहिए. It's not correct. Yes, match the list 1 with 2. Unicellular glandular cells, goblet cells, goblet cells, goblet cells. A is 3. Okay, let's see. B is 4. B is 4. Yes, multicellular glandular epithelium. C is 1 and endocrine glandular endocrine function is of, yes, because pancreas is both the function endocrine as well as exocrine. So endocrine function तो है insulin secrete करता है glucagon है ना. So answer will be 1. फिर से एक और क्वेश्चन कॉकरोच में से आ गया है एंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच है. तो यहाँ पे फंक्शन दिया है जैसे कि क्रॉप है वहां पे फूड स्टोर होता है, गिजर्ड है वो हेल्प करता है ग्राइंडिंग के लिए. ये याद रखना है 6 to 8 गैस्ट्रिक सीके एंड 100 to 150 आर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. लेट अस सी दैट. क्योंकि ए स्ट्रक्चर्स यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड इज क्रॉप, तो ए इज 4 ऐसे दो ऑप्शंस में दिया है एंड डी 1 दिया है. तो यहाँ पे नहीं बेटा ये याद होना चाहिए था. ये थोड़ा देखो ये मैच द फॉलोइंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर तुम्हें लाइनबेल एंड एनसीईआरटी याद नहीं है तो. सो 100 to 150 क्या था? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. तो सी इज गोइंग टू बी व्हाट? 3 and B, a ring of 6 to 8 blind tubules of junction of foregut and midgut is your gastric. So B is 2, C is 3, B is 2. So your option would be this. Correct? समझा? देखो यहाँ पे दिया ना 6 to 8 blind tubules called as gastric caeca and 100 to 150 yellow colored malpighian tubule. Let's move further. हाँ ये ना थोड़ा मतलब ये ऑप्शन जो है उसमें एक चीज याद रखना कि तुम्हें यहाँ पे इवोल्यूशन में ये दिया गया है ना सीनोजोइक सबसे पहले वाला है, फिर मीजोजोइक है, फिर पेलियो एंड फिर उसके ऊपर प्रोटेरो. तो बेटा सबसे जो रिसेंट वाला जो एरा होता है वहां पे हमेशा मैमल्स होंगे. सो सीनोजोइक में हमेशा कौन होंगे बेटा? मैमल्स होंगे. तो ए तुम्हारा जो सी जो है वो 4 होगा. सी 4 के दो ऑप्शन है. फिर अगर मैं बोलूं उसके मतलब बाद वाला जो एरा है मतलब मीजोजोइक, तो मैमल्स के पहले कौन आया होगा? मैमल्स के पहले कौन आया होगा बेटा? यस ना, उसके पहले बर्ड्स आए होंगे, रेप्टाइल्स बर्ड्स है ना. तो ए कैन बी 3, यस ए कैन बी 3, ए 3 ओके एंड सी 4. ऐसा ऑप्शन तो 2 ही है. फिर भी देखो प्रोटेरो मतलब सबसे पहले, तो बी जो है सबसे पहले क्या आएंगे? लोअर इनवर्टिब्रेट्स. करेक्ट. सो प्रोटेरो लोअर इनवर्टिब्रेट्स. तो बेटा ये डायरेक्ट शायद नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में बट ये बहुत ही बेसिक होती है चीजें कि जो रिसेंट एरास तो तुम्हें याद थे. ठीक है, सो उस हिसाब से कर सकते थे. पेलियोजोइक मतलब डी कैन बी 2. सो आइडियल ऑप्शन शुड बी 2. Given below are two statements, mitochondria and chloroplast are both double membrane bound organelles. Correct. The inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to. अभी ये less permeable जैसे वर्ड आ जाता है ना तो एक बार वापस पढ़ना पड़ता है. अब एनसीईआरटी तुम देखोगे तो एनसीईआरटी में ये चीज देखो यहाँ पे एससी लाइन में ऐसे दी गई है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन. तो ये तो करेक्ट हो गया. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. मतलब दोनों में क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है, माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं बच्चा. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा एंड मेरा आंसर हो जाएगा 1. समझा? तो ये वाला जो है ना कंफ्यूज शायद कर सकता है तुम्हें. The next question is telling you that as per ABO blood grouping system, the blood group of father is B positive, mother is A positive, and the child is O positive. Their respective genotype can be. देखिए दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर रहे हैं. एक तो तुम्हारा बॉडी फ्लूइड्स वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा ही, प्लस ये जो जीनोटाइप वाला जो चार्ट है ना वो प्रिंसिपल्स में दिया है तुम्हें. ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ट दिया है. तो अगर मदर का एक का ब्लड ग्रुप बी है और एक का ए है तो जीनोटाइप कैन बी, ये देखो ए और बी, सो जीनोटाइप कैन बी फ्रॉम दीज 4. करेक्ट. बट व्हाट दे आर सेइंग इज दैट द चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव. तो चाइल्ड का क्या होना चाहिए? स्मॉल आई ओ है ना. पॉजिटिव का तो वैसे कुछ दिया नहीं है, सो ठीक है. सो आई बी आई कैन बी द पॉसिबल जीनोटाइप क्योंकि
हर एक पेरेंट के पास एक स्मॉल आई होगा तो बच्चा उसको इनहेरिट करेगा. So the answer to this is IB small I of the father, mother IA small I and the O positive जो child है उसका small I recessive है इसके. Match the list with list 1 with list 2. ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिसऑर्डर्स में से है. डिसऑर्डर्स अलग अलग लाइंस में मेंशन्ड है तो मैंने पेज नंबर्स मेंशन कर दिए हैं एंड वो उस पीडीएफ में भी है एनसीईआरटी के. अगर मैं एक्रोमेगाली की बात करूं तो एक्रोमेगाली किस वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से हो जाता है. क्रेटिनिज्म ठीक है तो B is 4. देखते हैं आंसर मिल रहा है क्या? नहीं, 2 है ऑप्शंस. A 3 है तो चेक करके कोई मतलब नहीं है. क्रेटिनिज्म मुझे पता है, शायद क्वेश्चंस मुझे नहीं पता है, ऐसे हो सकता है. तो हम क्या चेक करेंगे? पहले जो पता है. क्रेटिनिज्म जो एनसीईआरटी में हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ. हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ. Yes, so this is correct. So D is 2. So my answer would go as yes 2. Cushing syndrome is excess secretion of cortisol, moon phase, and hyperglycemia. Okay, now let's move to next. Again, match the following. Match the list 1 with list 2. RNA polymerase 3. ये बेटा बहुत ही मस्त वाला सवाल है, मॉलिक्यूलर में है एंड RNA polymerase 3. बेटा ये देखो मैंने सारा ये दिया हुआ है, सारे डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो पहले तो ये देखो टर्मिनेशन फैक्टर जो है वो तुम्हारा रो फैक्टर है एंड जो आरएनए पॉलीमरेज वाली लाइन है वो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, है ना, ऑल दी स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स एंड सो योर आरएनए पॉलीमरेज 3 इज फॉर एसएनआरएनए एंड टीआरएनए. सो ए इज 4. टर्मिनेशन में रो फैक्टर आ जाता है. सो बी इज 3. A4 वाला अगेन ऑप्शन एक ही है. B3 स्प्लाइसिंग ऑफ द एक्सॉन विल डू बाय SNRNPs एंड टाटा बॉक्स इज द प्रमोटर 1. D इज 2. ठीक है, सेम क्वेश्चन बेटा इसी इसमें पहले जो पूछा था उसी, अगर वो पता है तो बराबर पता होगा कि LH जो है एंड्रोजन्स कौन सिक्रीट करता है बेटा? एंड्रोजन्स कौन सिक्रीट करता है? लेडिक सेल्स. तो LH जो होगा वो B क्या आंसर होगा तुम्हारा? लेडिक सेल्स. तो अगर देखा जाए तो बी वाला आंसर लेडिक सेल्स यहाँ पे है, करेक्ट. फिर ए क्या होगा? मतलब GnRH विच इज नथिंग बट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो एक है LH, दूसरा है FSH. तो ए हो गया FSH. ए हो गया तुम्हारा FSH. एंड सर्टोली सेल्स, फिर तो आई थिंक बराबर जा रहे हैं हम. FSH सर्टोली सेल्स पे काम करेंगे तो C हो जाएगा सर्टोली सेल्स एंड विच विल हेल्प ऑन व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस. Okay, so I think the most appropriate answer should go is your 3. That's FSH, then Leydig cells, Sertoli cells, spermiogenesis. The following are the statements about non-chordates. बेटा ये तो डायरेक्ट पूछ लिया ना तुम्हें इस डिफरेंस बिटवीन में से, है ना. तो उन्होंने लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल है, नहीं वो तो कॉर्डेट्स में है. और फेरिंग्स परफोरेटेड गिल स्लिट्स ये भी कॉर्डेट्स में है. तो ये दो छोड़ के बाकी सारे करेक्ट है. तो नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स पूछा है, पहले तो ये अंडरलाइन करना है. फिर उसके बाद हार्ट इज डॉर्सल. इफ यू रिमेंबर कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल होता है एंड पोस्टेनल टेल इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है. वो जो डिफरेंस बिटवीन का चार्ट है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का एक छोटा सा पैराग्राफ एनसीईआरटी मेंशन कर रहा है. वो बोल रहा है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन सम मतलब थोड़े से होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं एंड उनका लूप ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होता है. इट इज गोइंग टू रन डीप इनटू द मेडुला, इसलिए तो नाम है जक्स्टामेडुलरी, नियर टू द मेडुला. दीज नेफ्रॉन्स आर नथिंग बट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स. लेट्स मूव फर्दर. लेट्स सी क्या लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेडुला. ये तो करेक्ट है. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आउट नंबर, नो ये तो कम है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा है. ठीक है, juxtamedullary nephrons are located in the columns of no. Renal corpuscles of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla. No, so the one has to be correct. They have asked to correct, so one is correct. ये भी डायरेक्ट है बट देखो यहाँ पे ना मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया डिफरेंट, क्योंकि इन्होंने सेम को डिफरेंट कर दिया. गॉसिस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव, अगर तुम्हें याद होगा तो ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है जहां पे हम पॉपुलेशन की इंटरैक्शंस करते हैं. तो वो ये बोलता है कि कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट
like two who are competing for the same resource, they cannot coexist indefinitely. उन्होंने same का different कर दिया, तो वो statement तो wrong चला गया. According to Gauss principle, during competition the inferior will be eliminated, and ये तब होता है जब resources limited होते. तो ये तो उसने बराबर बोला है. Inferior one will be eliminated, and this may be true if the resources are limiting. तो फर्स्ट इज बी. काफी लोगों को ऐसा लगता है कि करेक्ट है, बट वो डिफरेंट वर्ड अगर भूल गए बेटा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. रिगार्डिंग कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, बेटा ये एग्जैक्ट स्टेप है बायोमोलिक्यूल्स के. यही वाले स्टेप्स डायरेक्टली दे दिए तुम्हें. सो योर आंसर वुड बी मोस्ट अप्रोप्राइट. पहले एंजाइम एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, है ना, सबस्ट्रेट will bind to the active site of the enzyme, and फिर enzyme substrate complex बनता है, फिर उस substrates के bonds break होते हैं, फिर product release होता है, and enzyme free हो जाता है. So exactly वही sequence है, EADCB. That's your sequence. Okay, so that's it. We are done with bio. Okay, I hope आप सबका पेपर अच्छा गया, because पेपर काफी अच्छा था. देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब कुछ एनसीईआरटी से था. कुछ भी ऐसा बाहर का बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं था. अगर तुम्हें एनसीईआरटी बराबर लाइन बाय लाइन किया होगा, कॉन्सेप्ट्स बराबर क्लियर होंगे, तो कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं थे. ओके, कोई नहीं, जिसका जैसा गया वैसा, नो प्रॉब्लम. रिलैक्स करो अभी आराम से. और जो अभी 12th स्टैंडर्ड में है बेटा, वो ये वाले पेपर से कुछ लर्निंग्स ले लो. ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ये पीडीएफ और एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है, दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करने मिल जाएंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.